सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आई होप मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही होगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आशीष कुमार और मैं मेरठ सिटी से बिलोंग करता हूं। और अगर मैं यहाँ पे अपने इलेक्ट्रिक फायर की जर्नी की बात करूं तो लगभग 10 महीने पहले मैंने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया था। यहाँ पर मैं इस बिजनेस में डायमंड टैग होल्डर हूँ। यहाँ पे मैंने डायमंड टैग अचीव किया हुआ है। और अगर मैं टीम साइज की बात करूं तो मेरी 500 प्लस लोगों की टीम है, जिसमें से यहाँ पर अभी आज की जो हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, अगर मैं ट्रेनिंग सेशन के बारे में आप लोगों से बताऊं तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कमाल का टॉपिक होने वाला है। बहुत ही शानदार टॉपिक हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है आप सभी लोगों के लिए, जिनकी सबकी जो सबसे ज्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा जिनके क्वेश्चंस होते हैं सर कि सर हम लोग लोगों को बुलाएं कैसे, है ना। हम लोगों को बुलाएं कैसे सर, हम लोगों को कॉल करते हैं पर वो हमारी कॉल नहीं उठाते। किस चीज की प्रॉब्लम है, जरा रेज हेड करके मुझे बताइएगा। आई होप अधिकतर लोगों की ये प्रॉब्लम होगी कि सर हम कॉल करते हैं बट हमारी जो है कॉल का जवाब नहीं देते हैं। और कुछ कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये होगी कि सर वो हमारी कॉल तो उठा लेते हैं, हमें टाइम भी देते हैं मिलने का, बट वो उस टाइम पे मिल नहीं पाते हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी सभी के एक्सक्यूजेस है, रीजन है। तो मैंने सोचा कि इस रीजन को, इस एक्सक्यूज को क्यों ना आज मैं खत्म ही कर दूं जड़ से। इस ट्रेनिंग मीटिंग के बाद मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपके पास ये रीजन ये खत्म हो जाएगा कि सर मैं कॉल करता हूं, मेरी कॉल पिक नहीं करते हैं सर, या फिर मैं लोगों को इनवाइट करता हूं बिजनेस के लिए कि भाई आइए और सुनिए, तो वो मेरे पास आते नहीं है। आते हैं तो मैं फॉलोअप के लिए जब मैं कॉल करता हूं तब मेरी कॉल नहीं उठाते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक, ऐसी टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं जिसको इस्तेमाल करके, जिसका आप यूज करके क्या कर सकते हैं। आपकी क्लोजिंग पहले होगी, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आपकी क्लोजिंग पहले होगी और बाद में आप उसको बिजनेस प्लान समझाएंगे। अभी तक होता क्या था, अभी तक हम लोग सिस्टम को फॉलो करते थे क्या, सबसे पहले अपने को प्लान शो करना पड़ता था, फिर फॉलोअप होता था, तब जाके क्या होती थी, क्लोजिंग होती थी। तो मैं आज आपको ऐसी एक टेक्निक, ऐसी एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके, चाहे वो विशाल सर हो, चाहे वो आदित्य सर हो, चाहे वो मिस्टर अभिनव सर हो, कोई भी हो यहाँ पे, जितने भी लीडर्स को आप जानते हो, चाहे मैं हूं, चाहे ऋषभ जी हो यहाँ पे, या फिर नीरज जी हो, कोई भी हो, उस टेक्निक, उस ट्रिक का यूज करके हम लोगों ने सबने यूज किया है। और क्लोजिंग पहले आई है, बाद में हमने उसको बिजनेस प्लान समझाया कि भाई ये बिजनेस ये है, इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक, तो अभी जैसे कि मैं बात करूं, अगर हम बात करते हैं 2000 की, तो 2000 से लेके अब तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जमीन आसमान का चेंज आया है ना। जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, लोगों में फर्क आ चुका है, बातों में फर्क आ चुका है, सब चीज अपडेट हो चुकी है। कोविड के बाद नेटवर्किंग करने का एक बिल्कुल ही नया रास्ता निकल के आया, एक बिल्कुल ही नए नए तरीके निकल के आए हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। अभी क्या था, आप पिछले ही पुराने ही टेक्निक का यूज करते थे, जिसकी वजह से आपको जो है रिजल्ट तो आता था, बट उस लेवल का रिजल्ट नहीं आ पाता था जितनी आप मेहनत कर रहे हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, मेनली टॉपिक वो रहेगा प्रोस्पेक्टिंग। आई होप प्रोस्पेक्टिंग के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होगी सभी को, प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअल में होती क्या है। ठीक, सो प्रोस्पेक्टिंग हमारी जो 5 स्किल्स है ना, हमारे बिजनेस के अंदर 5 स्किल्स है ना, उन 5 स्किल्स में से एक स्किल्स है प्रोस्पेक्टिंग। ओके, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग। ठीक, तो कोई मुझे यहाँ पे जितने अभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आई होप आपको ये तो क्लियर होगा कि प्रोस्पेक्टिंग है क्या एक्चुअल में, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, प्रोस्पेक्टिंग जब आप लिस्ट बनाते हो, हमारे यहाँ पे बताई जाती है ना कि आपको अपने गेस्ट की लिस्ट बनानी है। तो जब आप लिस्ट बनाते हो, लिस्ट बनाने से उस बंदे को प्लान दिखाने तक का जो बीच का प्रोसेस है, आपने लिस्ट बनाई, उसका नाम लिखा, लेट से मैंने नाम लिखा यहाँ पे राजन मैंने नाम लिखा, उन राजन जी को बिजनेस प्लान दिखाने तक के सफर को, बीच में जो भी सफर होता है, जो भी हम लोग उससे बात करते हैं, उस सारे सफर को क्या बोलते हैं, हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। सो प्रोस्पेक्टिंग क्यों जरूरी है ना, प्रोस्पेक्टिंग का हम लोग महत्व समझते हैं, प्रोस्पेक्टिंग क्यों जरूरी है ना। आपको मैं बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, जिस इंडस्ट्री से माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूं, जिस इंडस्ट्री से यहाँ पे बैठे हुए 84 लोग बिलोंग करते हैं, उस इंडस्ट्री में प्रोस्पेक्टिंग का जो रोल है वो 90% है। आई एम रिपीटेड माय वर्ड, जो प्रोस्पेक्टिंग का रोल है वो 90% है। अगर आपने इस स्किल्स पे मास्टरी कर ली, अगर आपने इस स्किल्स को अच्छे से मास्टरी कर ली, अगर आप डायरी पेन लेके बैठे तो आप लिख लीजिए इस चीज को, आप लिख लीजिए कि प्रोस्पेक्टिंग जो है वो 90%, 90% हमारे बिजनेस में काम करती है। बाकी जो चारों स्किल्स है वो सिर्फ कितने परसेंट, 10% काम करती है। तो क्यों ना आज मिलके इस ट्रेनिंग सेशन में हम लोग प्रोस्पेक्टिंग में महारत हासिल कर लें, क्यों ना हम प्रोस्पेक्टिंग का आज मास्टर बन जाए। सो आज मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग के कुछ एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं, ठीक है। तो उस टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कौन कौन यहाँ पे एक्साइटेड है वो टेक्निक जानने के लिए। तो
तो चैट बॉक्स में लिखिए अगर आप एक्साइटेड हो तो एक्साइटेड। देखना चाहूंगा कितने लोग यहाँ पे एक्साइटेड हैं उस टेक्निक को जानने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल एक्साइटेड एक्साइटेड। हमारा चैट बॉक्स बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। मैं भी बहुत एक्साइटेड हुआ आप लोगों को ये शेयर करने के लिए टेक्निक, जिसकी वजह से मैं इतने अच्छे रिजल्ट ला पाया हूं, या फिर यहाँ पे जो भी आप लीडर्स देख रहे हो इतने अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं। सो इसको मैं आपको इजी तरीके से समझाने के लिए, एक्चुअल में ना देखिए आप 90% जो ये पार्ट है ना, तो ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। प्रोस्पेक्टिंग एक दिन में या एक घंटे में या एक मिनट में नहीं सिखाया जा सकती। प्रोस्पेक्टिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो मैं कोशिश करूंगा आज आपको डिलीवर करने की प्रोस्पेक्टिंग की मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा चीजें। उसके लिए मैंने एक टेक्निक जो है फाइंड करी है, जिसका नाम है ग्रेट, जिसका नाम है ग्रेट। तो आज हम ग्रेट टेक्निक के थ्रू आपको समझाने वाले हैं कि प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है। सो इस टेक्निक को मैं एक एक करके समझाऊंगा। जैसे ग्रेट में सबसे पहला जो लेटर आता है, आप सभी नोट कर लीजिएगा, सबसे पहला लेटर आता है जी। ठीक, सो जी का मतलब क्या है यहाँ पे? जेन्युइन एप्रिसिएशन। अभी हम लोग जेन्युइन एप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे। अभी होता क्या है, आपका जैसे न्यूली कोई बंदा है, आपने देखा उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको उससे बातचीत स्टार्ट करनी है। मेरे पास बहुत क्वेश्चन आता है लोगों को, सर हम बातचीत कैसे स्टार्ट करें? मैं उससे बात करना चाहता हूं, मैं उसको बताना चाहता हूं, कुछ अपने बारे में समझाना चाहता हूं, मैं उससे चाहता हूं कि मुझसे बात करे। तो उसके लिए एक टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं जिसका नाम है जेन्युइन एप्रिसिएशन। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं मैं वो आपको समझाने वाला हूं। यूज कैसे कर सकते हैं हम जेन्युइन एप्रिसिएशन का? जैसे अभी लेट्स से मैं आरएनजी की अगर बात करूं, है ना, लेट्स से मैं अगर आरएनजी को यहाँ पे इस एग्जांपल में इंक्लूड करता हूं, अगर आरएनजी को मुझे इनको जेन्युइन एप्रिशिएट करना होगा तो मैं क्या एप्रिशिएट कर सकता हूं कि आरएनजी आप बहुत ही ज्यादा आज अच्छे लग रहे हैं और आपकी टाई ना बहुत अच्छी लग रही है, आपकी टाई बहुत ही प्यारी लग रही है। तो ये जेन्युइन एप्रिशिएशन है। उनको लगेगा कि हाँ यार मेरी टाई अच्छी लग रही है यार, इसका मतलब अच्छी टाई है ना। अगर मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूं, अगर मैं यहाँ पे ऋषभ जी को अप्रिशिएट करना चाहूं, मैं ऋषभ जी को बोल सकता हूँ, ऋषभ जी आपके जो स्पेक्स है ना, आपके जो गॉगल्स है वो आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उनको लगेगा कि हाँ यार इन्होंने मेरी तारीफ करी। और हर किसी को जेन्युइन एप्रिशिएशन पसंद है, हर किसी को। अब हम छोटे छोटे बच्चों से अगर हमें काम कराना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे को हम कुछ भी, उसने छोटा सा भी काम करा तो हम उसको उसके लिए क्लैपिंग बजा देते हैं, तो वो कितना मोटिवेटेड होता है, खुश होता है ना। या फिर हमने उसको रिवॉर्ड के तौर पर एक चॉकलेट दे दी, एक टॉफी दे दी, तो वो इतना मोटिवेट हो जाता है, इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि यस मैंने इस काम को किया। तो आपको भी ये हमारा जो बिजनेस है ना, टोटली एक्साइटमेंट का बिजनेस है, आपको एक्साइटेड रहना है यहाँ पे। सो जेन्युइन एप्रिशिएशन के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आप बहुत बहुत लोग, किसी की आपने अच्छी वॉच देखी तो आप उससे कह सकते हैं कि यार आपकी वॉच बहुत अच्छी लग रही है ना। अब ऐसा नहीं है, आप गलत एप्रिशिएट नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई किसी बंदे का रंग काला है ना, तो आप अगर उसे अगर अब ये कहोगे आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, है ना, तो ये जेन्युइन एप्रिशिएशन नहीं होगी, है ना। ये बटरी हो जाएगा, ये ऐसा लगेगा कि आप उसके साथ जो है बटर लगा रहे हो, मक्खन लगा रहे हो, है ना। तो वो चीज आपको नहीं कर देनी है। हमको एक जेन्युइन एप्रिशिएशन की ना एक सीमा होती है, उसको परे नहीं जाना है। अगर आप उससे परे जाओगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि यार ये मुझसे झूठ मूठ की मेरी तारीफ कर रहा है, झूठ मूठ का मुझसे कह रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे अगर लेट्स से अगर मैं आलोक जी से ये कहने लग जाऊं कि आलोक जी आप बहुत ही अच्छा बोलते हैं, आप बहुत ही अच्छे स्पीकर है, आप इंटरनेशनल स्पीकर है ना, तो उन्हें क्या लगेगा कि यार ये नहीं, ये मेरी बढ़ा चढ़ा के तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। मैं जेन्युइनली हूं। अगर वो कहें कि मैं अच्छा बोलता हूँ, समझ में आता है कि उनको लगेगा अच्छा मैं अच्छा बोलता हूं। अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि आप बहुत अच्छे इंटरनेशनल स्पीकर बन सकते हो, तो उनको क्या लगेगा कि मेरी बड़ा चढ़ा के तारीफ कर रहे हैं, यार ये बंदा ठीक नहीं है। क्योंकि झूठी तारीफ, जितना सबको जेन्युइन एप्रिशिएशन पसंद है, उतना ही लोगों को नफरत है किससे? झूठी तारीफ से। सो पहली ट्रिक जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है जेन्युइन एप्रिशिएशन। सो ग्रेट के हम सेकंड लेटर पे चलते हैं, जिसका है आर। आर मतलब क्या? रेगुलर इंटरेक्शन, रेगुलर इंटरेक्शन। ठीक, तो अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं। लाइक क्या आपने किसी की जेन्युइन अप्रिशिएट किया? लाइक से मैं आरएनजी का एग्जांपल कंसीडर करता हूं। आरएनजी से मैं पहली बार मिला, है ना। मान लीजिए हम एक रेस्टोरेंट में मिले थे, हम लोग बैठे हुए थे, तो ऐसी ही हमारी आपस में बात हुई और मैंने इनकी तारीफ कर दी टाई की, कि आपकी टाई मुझे बहुत अच्छी लगी, आप बता सकते हैं ये टाई कहाँ से लेके आए थे आप? क्योंकि यार मुझे भी अभी एक फ्रेंड को गिफ्ट करना है, तो मैं भी सोचा था कि आप जैसी टाई उनको गिफ्ट कर दूं तो उनको भी खुशी होगी। तो ये क्या करेंगे, ये मुझे बताएंगे, हाँ एक्चुअल में मैं यहाँ से लेके आया, तो उनको अच्छा लगेगा कि यार मेरी टाई का रेफरेंस दिया, मैंने टाई का रेफरेंस दिया है। अब इनसे मेरी इंटरेक्शन हुआ, इनसे मेरी बात हुई, मैंने इनके बारे काम के बारे में पूछा, आप करते क्या हो? इन्होंने बताया कि मैं जो है यहाँ पे एक बिजनेस करता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत सेम इंडस्ट्री। तो इन्होंने बताया कि बिजनेस करता हूँ, मैंने बताया अच्छा मैं भी एक बिजनेस करता हूँ। अच्छा अच्छा आप भी बिजनेस करते हैं। हमारी कन्वर्सेशन हुई, हमने बिजनेस के बारे में बात करी कि आपके बिजनेस में क्या क्या चीजें हैं, मेरे बिजनेस में क्या क्या चीजें हैं। बात करने के बाद हमारे नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो गए। अब यहाँ तक तो आई होप काफी लोग ऐसे होंगे जो ये सब कर लेते होंगे। हाँ सर, नंबर तो मैं ले लेता हूँ लोगों का, हाँ सर बातचीत तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ सर, मेरे पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया है, अब आगे कैसे बात करूं सर?
अब वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर चला गया, आर्यन जी अपने घर पे, मैं अपने घर पे, अब उनसे सर कैसे बात कर सकता हूं मैं? तो हम बात कर सकते हैं जो कि सबसे बड़ा हमारा टूल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मार्टफोन। ये आज के दौर का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अगर किसी को इसका बेहतरीन तरीके अच्छे से यूज करना आ गया तो वो यहां से करोड़ों लाखों छाप सकता है। कैसे? अब आर्यन जी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हैंडल्स पे तो होंगे, मेरे पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर तो है। अब ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने मुझे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हमारे नंबर शेयर हुए हैं। अब व्हाट्सएप पे ये डीपी तो लगाएंगे ही, व्हाट्सएप पे ये स्टेटस तो शेयर करेंगे ही। अब लेट्स से इन्होंने कोई एक ट्रेनिंग मीटिंग की है ना, अभी मैं इसी एग्जांपल को आगे कंसीडर करता हूं, इन्होंने क्या एक ट्रेनिंग मीटिंग ही ली और या फिर कुछ अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ पोस्ट डाली, उस पर मैंने एक अच्छी सी कमेंट करती, ग्रेट ग्रेट गोइंग ऑन, लगे रहिए और कामयाबी आपसे दूर नहीं है, साथ मिलकर हमको कामयाब होना है। तो अब ये क्या मुझको रिप्लाई देंगे? इनकी तरफ से भी मेरे पास अच्छा गुड रिप्लाई आएगा। अगर मैं रेगुलर ऐसे टच में रह सकता हूं, मान लीजिए इन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाली है ना, मैं उस पोस्ट पे लाइक कर सकता हूं, उस एक लाइक से भी आप रेगुलर टच में हो, उस एक लाइक से भी पता होता क्या है, यहाँ पे हमको ना सबकॉन्शियसली चीजें करनी होती है। यहाँ पे आरएन जी मुझे इतना फोकस नहीं करेंगे, बट इनके जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फोकस करेगा कि यार ये बंदा मेरे लाइक करता है हमेशा, बदले में वो भी मेरी फोटोज को लाइक करेंगे। फिर आगे इस तरीके से हम लोग रेगुलर टच में रह सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, हमारे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अधिकतर क्या बोलते हैं, अधिकतर लोगों की ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर हमारी ना कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हो गई है, सर हमारी गेस्ट लिस्ट खत्म हो चुकी है, मैंने सबको बता दिया, या फिर जो बचे हैं वो ऐसे बचे हैं सर मुझे पता नहीं करेंगे। एक तो प्रीजज, मैं फिर कहूंगा आपसे प्रीजज नहीं करना है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हो गई है, उसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि आप उनसे कॉन्टेक्ट जो जिनसे आप बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप उनसे रेगुलर टच में नहीं है। हमारा बिजनेस है रेगुलर टच में रहने का, आपको रेगुलर टच में रहना ही रहना पड़ेगा। ठीक, सो आई होप आपको ये दो टेक्निक समझ में आई होंगी, है ना। पहली है हमारी जेन्युइन एप्रिसिएशन, दूसरी टेक्निक थी हमारी आपको रेगुलर टच में रहना है उनके। सो तीसरे लेटर की तरफ को चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ई फॉर एम्पैथी। ई फॉर एम्पैथी, इसको एम्पैथी का मतलब है सहानुभूति। हर किसी को एम्पैथी पसंद है, हर किसी को एम्पैथी पसंद ही है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं आज के युग की, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, यहाँ पे 100 क्रॉस हो चुकी है सीट हमारी, 100 के 100 लोग अपने लिए क्या है, बेचारे हैं। यहाँ पे हर एक बंदा बेचारा है अपने लिए, सबको एम्पैथी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ, हाँ भाई मैं बहुत मेहनत करता हूँ सर, मैं दिन में 10 लोगों से बात करता हूँ, एक भी नहीं आता, हाँ भाई हर एक बंदे को एम्पैथी चाहिए, हर एक बंदे को। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक चीज और बताता हूँ, एम्पैथी के लिए आपको कोई टेक्निक, कोई ट्रिक, कोई जो है ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। एम्पैथी अगर आपको सीखनी है, अगर आपको सहानुभूति सीखनी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सामने वाले को ह्यूमन की तरह, एक इंसान की तरह उसकी प्रॉब्लम को, उसके रीजन को सुनना होगा और उस रीजन पे अपने आप को रख के सोचना होगा। ठीक है, अब मान लीजिए सबसे ज्यादा होता क्या है हमारे बिजनेस में, सबसे ज्यादा जो लोगों के रीजन आते हैं बिजनेस ना स्टार्ट करने का, सबसे पहला रीजन क्या आता है? मनी, पैसे नहीं हो पाएंगे, पैसे अरेंज नहीं हो पाएंगे, है ना। तो होता क्या है, कभी कभार एक्चुअल में ऐसा होता है कि बंदा एक्चुअल में अरेंज नहीं कर सकता, बट हम लोग उस पर ट्रिक पे ट्रिक लगाए रहते हैं, नहीं यार अरेंज कर, इससे ला, वो ला, ये बात, तो वो क्या फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यार ये मेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहा, इसको तो सिर्फ इतना है कि मैं बात खत्म करूं और ये मेरे पे काउंटर अटैक करे। तो सामने आपकी क्या लगता है, जैसे हम लोग देखे ना अपने जंग लड़ते हैं, जैसे दो प्लेयर लड़ते हैं, अगर कोई बस एक अटैक करना छोड़े, वो डिफेंड कर रहा है, जैसे उसने अटैक करना छोड़ा फिर आप लोग अटैक करने लग जाओगे, तो वो एक वॉर की तरह लगती है कि भाई तू कुछ भी बोल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जवाब रेडी है, पहले से ही जवाब रेडी है। भाई मैंने अपने दोस्त से बोला था, दोस्त से बोला, दूसरे दोस्त से बोलो, मतलब हर एक जवाब रेडी रखते हैं। तो एम्पैथी एक सहानुभूति एक ऐसी ट्रिक है, अगर आपको इसमें सिर्फ आपको इंसान को सुनना है, जितना ज्यादा आप सुनोगे उतना ज्यादा आपको उसके बारे में पता लगेगा, और उसकी प्रॉब्लम को आप फील करोगे जब, है ना, जब आपको लगेगा कि यार नहीं जेन्युइन प्रॉब्लम है इस बंदे की, हो सकता है कि ये अरेंज नहीं कर पा रहा होगा, चल कोई बात नहीं, हम लोग बैठते हैं, बैठ के इसका सोल्यूशन निकालते हैं, है ना, हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी मेजर प्रॉब्लम क्या आती है कि फैमिली में नहीं मान रहे, पापा पापा नहीं मानने, है ना, हम लोग उसको बता देते हैं यार पापा नहीं मानने, तो क्या तुम ये करते हो, ऐसा करते हो, वैसे करते हो, क्या पापा को बता के करते हो, क्या पिताजी को बता के करते हो, ये सारी चीजें। तो वहां पे क्या होगा, आपको अगर आप उसको जेन्युइनली सुनोगे कि नहीं यार हो सकता है, अगर मेरे पेरेंट्स भी नहीं मानते, अगर मेरे पेरेंट्स भी नहीं मानते, मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग में नहीं माने, तो यार मुझे भी ये चीज फील हुई थी, मैं पेरेंट्स से बाहर नहीं जा सकता हूं। तो अगर आप उसको जेन्युइनली सुनोगे और सुनने के बाद जब आप उसको एक अच्छा आंसर एक्चुअल में दे पाओगे, है ना। यहाँ पे होता क्या है, 90% लोग ये गलती करते हैं क्या, वो सामने वाले को जब सुनते हैं, अभी यहाँ पर भी 100 प्लस है लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग बैठे हैं मैं यहाँ पे डैम श्योर हूं, अब भी मैं बेट लगा सकता हूं यहाँ पे 60% लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पे सिर्फ जो बैठे हैं मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, मेरी बात का जवाब देने के लिए बैठे हैं, मुझे एक्चुअल में सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे।
है ना। तो सामने वाले को जब भी आपको बोलना है, कुछ भी बताना है, तो सुनना है पहले, है ना, कि वो क्या बोल रहा है। उसको जब आप अच्छे से सुनोगे, आप फिर उसको अपने सुनने के बाद अपने आप को रखना है वहां पे। अगर मैं यहाँ पे होता तो यार क्या कर पाता, उसको फिर आपको बेस्ट सोल्यूशन देना है, छोड़ना नहीं है, तब जाके उसको बेस्ट सोल्यूशन देना। ठीक है, तो आई होप आप इस टेक्निक को समझ पाए हैं। इस टेक्निक के लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको एक इंसान की तरह, एक बेहतरीन इंसान की तरह सुनना है। हमारी जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे जो जो मोटिव है वो दो होते हैं, एक तो फाइनेंशियली फ्रीडम और एक अच्छा इंसान बनना। यहाँ पे जितने भी आप नेटवर्कर देख रहे हो, जो बेस्ट नेटवर्क है, जो बड़े बड़े नेटवर्क है, वो सबसे पहले एक अच्छे इंसान होते हैं। वो लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को इंकरेज करते हैं, उनको उनकी लाइफ में मोटिवेशन ऐड करते हैं, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक, तो मीटिंग को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं अपने चौथे पॉइंट पे जाना चाहूंगा, जिसका नाम है, जिसको ए, ठीक है, ए का मतलब है आपका असिस्टिंग एटीट्यूड। अब असिस्टिंग एटीट्यूड क्या है, इस चीज को समझेंगे हम लोग, असिस्टिंग एटीट्यूड। सो इसमें अब एक लॉ मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम। प्रकृति का नियम, हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ नेचर, इसमें क्या है, अगर आप सोचिए, अगर आप धरती में अगर आप मिट्टी के अंदर अगर आप आम का बीज अगर डालेंगे, अगर आप मिट्टी में आम का बीज डालेंगे तो क्या होगा, आम का पेड़ उगेगा, अमरूद का तो नहीं उगेगा ना। तो यहां पे क्या है, मतलब लॉ ऑफ नेचर है, जो आप प्रकृति को दोगे, जैसा आप प्रकृति को दोगे आप वैसा पाओगे, जो भी आप दोगे, है ना। तो ये लॉ ऑफ नेचर हर जगह यूज होता है। यहां पर भी एक असिस्टिंग एटीट्यूड हम लोग को रखना है। हम लोग क्या है, हम लोग यहाँ पे लोगों की लाइफ चेंजिंग करने के लिए बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम की बात करते हैं, सोशल वेल्थ की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो उसके लिए हमको लोगों की हेल्प करना बहुत जरूरी है। एक हमको हमको अपना जो नेचर रखना है वो हेल्पिंग नेचर रखना है। लोग हमसे कनेक्ट क्यों हो पाएंगे, है ना। लोगों को आपको आपको लीड मैग्नेट अगर बनना है, आपके पास लीड ना खींची चले आए, आपके पास लोग ना खींचे चले आए। आप जहां खड़े हो, आप जहां पे कहते हैं ना, एक अमिताभ बच्चन जी की एक बहुत बड़ा डायलॉग है, बहुत अच्छा डायलॉग है, क्या, हम जहां पे खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। उसका रीजन क्या था, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, अगर आपकी असिस्टिंग एटीट्यूड है, अगर आपका, आप लोगों की हेल्प करते हो, तो लोग ऑटोमेटिक आपसे कनेक्ट होना शुरू कर देंगे, लोग ऑटोमेटिक आपके पास आना शुरू कर देंगे, लोग ऑटोमेटिक आपको सुनना शुरू कर देंगे। आपको लोगों की हेल्प करना है। अब सर हेल्प कैसे, हेल्प सिर्फ, अब अधिकतर लोगों की नजर में हेल्प क्या होता है, पैसा, कि पैसे से हेल्प कर देना। अब हेल्पिंग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लोगों को लाखों रुपए बांट देने, ले भाई ले ले ले, नहीं। हेल्प किसी भी तरीके से हो सकती है। जैसे मैंने आरएनजी से स्टार्टिंग में हेल्प मांगी थी कि यार आपकी टाई बहुत अच्छी लग रही है, बता सकते हैं आप कहां से लिया आपने टाई। अब इन्होंने मुझे बता दिया कि यार मैंने उस शॉप से लिया टाई, तो इन्होंने मेरी हेल्प करी कि मुझे, जहां मैं कंफ्यूज था अपने फ्रेंड के लिए कि यार उसको एक क्या गिफ्ट दूं मैं छोटा सा, क्या उसको एक तोहफा दूं, वहां मेरी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन उन्होंने दे दिया, क्या कि ये लीजिए, यहां से जाके आप इस शॉप से लेके आ जाइएगा। ठीक, तो इन्होंने मेरी हेल्प कर दी। लेट्स से अभी आपका कोई फ्रेंड है, उसने अभी अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की, उसको कोई जॉब की तलाश है, वो एक नौकरी ढूंढ रहा है, और वहीं आपके टच में कोई अंकल जी हैं, कोई आपके जानने वाले हैं जो कि बिजनेस करते हैं, उनको एक अच्छे एम्प्लॉय की, जो एक काम कर सके मेहनत से, एक बंदे की जरूरत है। आपने क्या किया, आपने अपना रेफरेंस दे दिया उस लड़के को, है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने उनको जॉब के लिए बोल दिया कि आप ऐसे ऐसे जो है वहां जाइए जॉब के लिए, आप चले जाइए, आपको जॉब मिल जाएगी। मान लीजिए जितेंद्र जी की अगर मैं बात करूं, जितेंद्र जी ने क्या किया, जितेंद्र जी से इन्होंने मुझसे कहा कि यार कोई जॉब हो तो बताना। मैंने कहा ओके, जॉब होगी तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। मैंने, और मेरे पास जो लेट्स से अभिषेक जयजान की कोई एक फैक्ट्री है, इन्होंने मुझसे कहा कि यार मुझे एक जो है, मतलब एक अकाउंटेंट की जरूरत है जो लेखा पढ़ी कर सके, मेरा अकाउंट मैनेज कर सके, तो अगर आपके पास कोई नजर में मेहनती बंदा हो तो मुझे बताना। ठीक है जी। अब यहां पे देखो, दोनों सूरत में मेरा फायदा होने वाला है। यहां पे एज ए नेटवर्कर दोनों सूरतों में मेरा फायदा होने वाला है। कैसे, पहले मैंने जब जितेंद्र जी को बताया कि भाई आप वहां जाके जॉब कर लीजिए, वहां जाके आप इंटरव्यू दे आइए, तो मैंने इनके ऊपर एक, इनकी हेल्प करके ये मेरे ग्रेटिट्यूड मुझसे फील करेंगे, ये जो है हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि यार इस बंदे ने मेरी हेल्प करी थी। अब यहाँ पे मैंने अभिषेक जी के ऊपर भी एक जो है बर्डन डाल दिया, वो किस तरीके से, यार इस बंदे ने मुझे एक जेन्युइन बंदे से मिलवाया जो कि अच्छा काम करता है यहाँ पे, वरना मैं जाता कंसल्टेंसी में जाता, मुझे पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते, है ना, ये सब करना पड़ता। तो आपको हेल्पिंग नेचर अगर आप रखोगे तो दोनों सूरतों में, अब मेरे जो क्लाइंट है वो दोनों है, मैं अभिषेक जयजान को भी प्लान शो कर सकता हूं क्योंकि मैंने क्या करा, उनकी हेल्प करी है, तो अब हेल्प से मेरा रिलेशन बिल्ड हुआ है यहाँ पे, है ना। और मैं जितेंद्र जी को तो कर ही सकता हूं कि यार देखो आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब के साथ साथ आप कैसा रहेगा कि मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता दूं जिससे अभिषेक जयजान ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है ना, आप भी एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं अभिषेक जी को ये बता दूं कि यार आप यहाँ पे पूरे दिन बिजनेस करते हो, यार कितना टाइम लगता है, यार लाइफ पूरा दिन यहीं पर ही है, सुबह आ जाता हूँ, पूरे दिन यहाँ पे रहता हूँ, पूरे दिन बिजी रहता हूँ। अगर मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बता दूं, एक ऐसा सिस्टम जनरेट करने में मैं आपकी ऐसी हेल्प कर दूं जिसमें आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे देना पड़े, आप अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सके, आप ट्रेवल कर सके ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो कैसा रहेगा।
यार अच्छा रहेगा, मैं अपनी लाइफ भी जी पाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है आशीष जी, ऐसा आप करा सकते हो मेरे लिए, होता है ना। जब आपने देखा होगा, लेट्स से एक कॉमन एग्जांपल लेते हो, हमारे एग्जाम होते हैं तो हम लोग किसके पीछे भागते हैं? टॉपर के पीछे भागते हैं कि भैया अब तो यही पास करा सकते हैं, हम लोग उसके आगे पीछे दौड़ते हैं, भाई बस एक काम कर दे भाई, कुछ भी करके थोड़ी सी देर में बस मुझे मेन मेन टॉपिक पढ़ा दो, आप बता दो, तो वहां पे आप फिर वो टॉपर बन जाओगे, और आपके पास वो वैल्यू है, आपके पास वैल्यू है एडिफिकेशन के लिए, आपने उसकी लाइफ में पहले वैल्यू ऐड कर दी उसकी हेल्प करके, ठीक है। तो अगर आप ये इन चारों टेक्निक का आप यूज करते हो तो माय डियर फ्रेंड्स आपको कमाल के रिजल्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक स्पायर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चमकने से, आपको शाइनिंग करने से यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता है, इवन कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक। अपना लास्ट वर्ड जो आता है वो आता है टाइम, टी फॉर टाइम। सो होता क्या है, अगर कुछ लोगों के साथ क्या होता है, वो पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उन्होंने जो है लोगों को जेन्युइन अप्रिशिएशन भी करना स्टार्ट करा, है ना, हर चीज उन्होंने स्टार्ट करी, प्रोस्पेक्टिंग भी स्टार्ट करी, इन्विटेशन भी दिया, उसके बाद प्लान भी शो कर दिया, फॉलो अप भी कराया, देन उसके बाद भी क्लोजिंग नहीं हो पाती। सर मेरे तो मतलब आप जो बता रहे हैं मैं वो भी कर रहा हूं, बट फिर भी मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कभी कभार क्या होता है, हमको सही समय का इंतजार भी करना होता है, सही समय भी बहुत जरूरी होता है, सही समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अगर मैं अमेजोन के जंगलों में लेके जाऊं, अमेजोन के जंगलों में सबसे घातक प्राणी, एक सबसे घातक जानवर रहता है जिसको हम शेर के नाम से जानते हैं, लॉयन के नाम से जानते हैं। जब वो अपना शिकार करता है, वो घंटों घंटों तक एक पोजीशन में बैठा रहता है, वो एक पोजीशन में उसको देखता रहता है, अपने शिकार को घूरता रहता है कि वो किस तरीके से अभी वो खा रहा है। जैसे ही उसका ध्यान, जैसे ही वो एक शिकार उसकी एक छोटी सी गलती करे और मैं उस पर अटैक कर दूं, है ना, अधिकतर आपने देखा होगा शेर जो अटैक करता है वो गर्दन पर अटैक करता है ना, गर्दन पे अटैक करता है। वो कहीं पे भी अटैक कर सकता है, बट वो गर्दन पे क्यों करता है? क्योंकि मेन पॉइंट यही है। तो आप भी अपने प्रोसेस को पूरा फॉलो करें, आपने अपने प्रोसेस को अगर पूरा फॉलो कराया, सही समय आने पर, सही टाइम आने पर, माय डियर फ्रेंड्स, आप धमाल मचा देंगे इस इंडस्ट्री के अंदर, आप अपना नाम जो है अलग क्रिएट कर देंगे। सो सिर्फ ये सिंपल सी टेक्निक है, इस टेक्निक का आपको जो यूज करना है, इसको मैं समराइज कर देता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। आप सभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देने वाला हूं, है ना, बहुत ही मजा आने वाला है इस एग्जांपल में, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं, किस किसने डोसा बनते हुए देखा है? रेज हैंड कीजिएगा, किस किसने डोसा बनते हुए देखा है? बहुत तेजी से यहाँ पे राइट जो हैंड है वो रेज होने स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब मेजोरिटी ये आ रही है कि सभी लोगों ने देखा है। और जिन्होंने नहीं देखा है, तो मैं आज आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि आप ना सबसे पहले आप डोसा बनते हुए जरूर देखिए। मीटिंग खत्म होने के बाद आप जाइएगा जरूर, और सबसे पहले डोसा बनता कैसे है उस प्रोसेस को देखिएगा, है ना। खाइएगा, मन करे तो खाइएगा भी जरूर, ऐसा नहीं है कि आप देख के आ गए, उसको खा के भी आना है ना। तो एक बार आप डोसे को बनते हुए देखिएगा जरूर। अब मैं आपको पूरी हमारा जो वर्क है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो मैं इस डोसे के प्रोसेस में आपको समझाने वाला हूं। तो जब डोसे को आपने बनते हुए देखा होगा, तो जो डोसे बनाने वाला जो बंदा होता है, वो करता क्या है? सबसे पहले उनका एक इस टाइप से लंबा सा तवा होता है, हमारे घरेलू तवे की तरह नहीं होता, उनका इतना लंबा ऐसे तवा होता है। तो वो क्या करता है, उसको फ्लेम को तेज करता है, आंच को तेज करता है, तेज करने के बाद क्या वो सीधा बैटर डाल देता है? नहीं, वो सीधा बैटर नहीं डालता है। सबसे पहले वो पानी लेता है, पानी की कुछ छींटे उस पर डालता है। जब उसकी छींटे कुछ मारता है, तो वो छींटे मारने का मतलब क्या है, रीजन क्या है, समझिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। लेट्स से मैंने फिर उसी एग्जांपल को कंसीडर करता हूं, मैंने आर्यन जी से टाई का एग्जांपल लिया, हमारी अच्छी बातचीत हो गई, पता लगा कि हम लोग कुछ ना कुछ हमारा कॉमन निकल ही आता है ना। कहते हैं ना कि दुनिया बहुत बड़ी है, इतनी भी बड़ी नहीं है। आप किसी से बात करो, कुछ ना कुछ आपका रिलेशन निकल ही आएगा, या फिर आपका रिलेशन बन जाएगा। तो मुझे पता लगा कि यार ये तो बहुत अच्छे बंदे हैं, मेरे बिजनेस बिल्कुल फिट करते हैं, इनको अगर ये बिजनेस में आ गए तो धमाल मचा देंगे मेरे साथ, मैं इनके साथ काम करके बिल्कुल अल्टीमेट लेवल के रिजल्ट लेके आने वाला हूं। तो मैंने क्या किया, पहली मीटिंग करी। अब इससे अच्छा मौका क्या है, रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हैं, खा रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं, इससे अच्छा मौका है, क्यों ना इसको प्लान दे दूं। सबसे बड़ी गलती यही हो गई है, आपने पहली मीटिंग में उसको प्लान दे दिया, आपने चेक ही नहीं किया उनका लेवल कितना है, आपने चेक ही नहीं किया कि तवा कितना गर्म है, आपने बैटर डाल लिया। अब होगा क्या, क्या आपका डोसा परफेक्ट बनेगा? क्या आपकी क्लोजिंग आएगी? नहीं, क्लोजिंग नहीं आने वाली। तो आपको बताने से पहले उसका लेवल चेक करना है भाई, माय डियर फ्रेंड्स, कि कितना मुझ पे ट्रस्ट करता है, क्या आप मुझे इसको बताना चाहिए। एक स्केल होता है ना, आप एक स्केल बनाइए जिसमें 1 से लेकर 10 तक, जब तक 8 या 9 नंबर पे ना आ जाए व्यक्ति, जब तक आपको ये ना लगे कि अभी 8 या 9 नंबर पे आ गया, जब तक आपको उसको प्लान नहीं पिच करना है, यानी कि आपको इन्विटेशन उसको नहीं देना है। आज आपके सारे क्वेश्चंस का जो मैं आंसर दे दूंगा यहाँ पे इस एग्जांपल में, आपको उसको जब तक क्या नहीं देना है, इन्विटेशन नहीं देना है। आपको उसको हमारी जो दूसरी टेक्निक है उसका यूज करके रेगुलर टच में रखना है, रेगुलर उसको एक्साइटमेंट बनाए रखनी है उसके मन में, यार ऐसा कर क्या रहा है ये बंदा, क्या कर रहा है यार जो इतना ग्रो पे ग्रो करते जा रहा है, एक्साइटमेंट बनाए रखनी है। अब सेकंड चीज क्या, अब उस बंदे ने क्या है, चेक किया टेम्परेचर, टेम्परेचर चेक करने के बाद उसने क्या किया, उसको
तवे को साफ करता है वो कपड़े से, है ना। तो ऐसे ही आपने क्या किया, उसको इनविटेशन दिया। साफ करने का मतलब क्या, आपने उसको इनविटेशन दिया अपने बंदे को। सेकंड चीज, आप फिर आपने क्या किया, वो बंदा क्या लेता है, उसकी कटोरी होती है, उसमें बैटर लेता है, उस बैटर को लेके तवे पे डालता है और क्या करने लगता है, फैलाने लगता है। तो ऐसे ही आपने अपना पेन और डायरी ली और आप क्या करोगे, उसको बिजनेस प्लान बताने लगोगे। जब आप प्रॉपर तरीके से, आप देख लेते हो ना डोसे की शेप कैसी होती है ना, लाइक ऐसे होती है ना, अंडाकार शेप में होती है। तो जब आप अपने पूरे प्लान को एक परफेक्ट शेप में बनाओगे, परफेक्ट शेप में, किसी आप अगर डोसे वाले के पास गए होंगे ना, तो उसका सेम साइज का डोसा होगा। तो आपको अपना बिजनेस प्लान भी सेम रखना है। जैसे आपके अपलाइन देते हैं बिजनेस प्लान, होता क्या है, डाउनलाइन कोई बिजनेस प्लान दे रहा है, आप किसी और तरीके के दे रहे हैं, अलग अलग है, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। मैं बिजनेस प्लान किसी और तरीके से दे रहा हूं, है ना, पता लगा कि जो है ऋतिक जी बिल्कुल अलग वे में दे रहे हैं बिजनेस प्लान, है ना, जितेंद्र जी उससे अलग ही दे रहे हैं, तो अलग ही अलग शेप के आ रहे हैं डोसे। कैसा लगेगा आपका ब्रांड, क्या 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 जो ब्रांड वैल्यू उसकी कुछ होगी नहीं। तो आपको एक शेप में, बिल्कुल एक प्रॉपर शेप में देना है। अब आपने बिजनेस प्लान दे दिया, उसके बाद होता क्या है, बिजनेस प्लान देने के बाद जो सबसे ज्यादा बड़ी गलती लोग करते हैं क्या, वो फॉलो अप को मिस करते हैं। वो फॉलो अप करते ही नहीं है, फॉलो अप करते ही नहीं है। और हमारा जो फॉलो अप है वो बिजनेस में 50% फॉलो अप काम करता ही करता है। वो लोगों का फॉलो अप नहीं करते हैं, लोगों का फॉलो अप करना ही भूल जाते हैं। जियो जैसी बड़ी इंटरनेशनल नेशनल कंपनी भी लोगों का फॉलो अप करती है। मेरा रिचार्ज पिछले 2 दिन में खत्म होने वाला है, पिछले 3 दिन से मेरा फॉलो अप हो रहा है कि आपके रिचार्ज की जो वैलिडिटी समाप्त होने वाली है, तो सेवा को जारी रखने के लिए अपने रिचार्ज तुरंत कराएं। वो तुरंत पे इतना जोर डाल देते हैं ना कि बार बार मेरे दिमाग में तुरंत याद रहता है कि यार तुरंत करा लो वरना मेरी सेवाएं बंद हो जाएंगी। क्या लगता है, क्या मेरे रिचार्ज करने से अंबानी का घर चलेगा? क्या मेरा रिचार्ज करने से ही वो खाना खा पाएगा? बट मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों के रिचार्ज करने से वो एक अपना एक एम्पायर खड़ा कर सकता है। ठीक है, तो हमको एक एक बंदे को यहाँ पे फॉलो करना है, फॉलो करना ही करना है। तो यहाँ पे फॉलोअप किस तरीके से होता है, क्या वो यहाँ पे जो डोसे वाला है एकदम उस डोसे को पलट देता है? नहीं, वो उसका फॉलोअप करता है, चेक करके उसके ऊपर क्या डालता है, ऑयल डालता है। ऑयल डाल के उसको देखता है। जब ऑयल डालता है तो उससे क्या, अगर वो बिना ऑयल के डालेगा तो तवे से वो चिपक जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब उसको बिना फॉलोअप के आप फॉलोअप नहीं कराओगे अपने अप्लायंस से अगर नहीं मिलाओगे, तो वो क्या बंदा क्या कर देगा, नहीं नहीं करना बिजनेस। वो आपको रीजन दे देगा कुछ भी, कि मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, मेरी मम्मी ने मना कर दिया, या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ भी आपको रीजन दे देगा वो। ठीक है, वो आपको कुछ भी रीजन दे सकता है। तो आपको क्या करना है, उस पर ऑयल स्प्रिंग करना है, यानी कि आप उसका फॉलो अप कराना है, अपने अप्लायंस से मिलवाना है उनको। हमेशा अपने अप्लायंस से कोशिश कीजिए कि अपने अप्लायंस से फॉलो अप कराएं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, तरीके से आप उसको जो है पलटोगे और दूसरी तरफ से डोसे को सेकते हैं, है ना। अब ये तो प्रोसेस हुआ पूरा, यहाँ पे आपने करने के बाद यानी कि क्लोजिंग आ गई। ठीक, अब आपको सबसे बड़ी गलती बता रहा हूं, यहाँ पे लोगों के साथ होता क्या होगा ना, उनकी टीम तो होगी। अच्छा, ये प्रॉब्लम किस चीज के साथ है कि मेरे पास टीम तो है सर, लोग तो बहुत सारे हैं, बट वो काम नहीं कर रहे हैं, बट वो वर्क नहीं करते। मेरे पास लोग सब ढेरों हैं, ठीक है, जैसे लक्ष्य जी की प्रॉब्लम आई है ना, लोग तो ढेरों हैं कि सर वो काम नहीं करते हैं, काम ही नहीं कर पाते। मैं उनसे बोलता हूँ कि कीजिए, मैं ट्रेनिंग मीटिंग के लिए बोलता हूँ, बताता हूँ। अभी आपने लगभग काफी लोगों को बताया होगा, बट कुछ आ नहीं पाए होंगे, है ना। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये है, हमारी जो 5 स्किल्स हैं, सबसे पहली है प्रोस्पेक्टिंग, दूसरी इनविटेशन, तीसरी फॉलो अप, चौथी इनविटेशन के बाद आपका, पहली है अपनी प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, और पांचवी है, हर किसी को सिर्फ इतना पता है कि क्लोजिंग। हर किसी को एक चीज से मतलब है कि भाई 2 लाख की आईडी आ जाए, 2 लाख की आईडी आ जाए, 50,000 की आईडी आ जाए, 1 लाख की आईडी आ जाए, आईडी 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 आईडी, सबको सिर्फ आईडी चाहिए। किसी को ये नहीं पता कि आईडी के बाद का जो प्रोसेस क्या है। आईडी सिर्फ एक बिजनेस, जब उसने बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया है, जब कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो हाईली मोटिवेटेड रहता है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपने उसी दौरान क्लोजिंग के साथ उसको आफ्टर सेल सर्विस दे दी, आफ्टर सेल सर्विस, पूरा वर्ड क्या है, क्लोजिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस। अगर आपने आफ्टर सेल सर्विस दे दी उस बंदे को, उसको ये बता दिया 24 घंटे में, अगर आपने उसकी ड्रीम लिस्ट, गेस्ट लिस्ट, फेयर लिस्ट अगर बनवा दी, तो वो इस तरीके से काम करेगा कि आप भी चाहकर उसे रोक नहीं पाओगे। वो दूसरे अभिनव सर बनेंगे, दूसरे विशाल सर बनेंगे, दूसरे आदित्य जी बन सकते हैं, किसी बंदे का कुछ नहीं पता है ना। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो अपनी बात को खत्म करते हुए, आई होप आप सभी को इस टेक्निक जो है समझ में आई होगी। इस अपनी पूरी बात को खत्म करते हुए मैं आपको एक एग्जांपल, एक छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूंगा। ठीक है, स्टोरी कुछ इस तरीके की है, रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में आई होप आप सभी लोग जानते होंगे। बहुत बड़े राइटर है जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी है। तो होता क्या है, एक बंदा हुआ जिसने लगभग 14 साल का एक लड़का था, उसने क्या करा, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक को पढ़ा,
सबसे पहले कोई भी अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो सबसे पहले हर बंदा उसको रिकमेंड, हर किसी को एक ही बुक रिकमेंड करता है, वो है रिच डैड पुअर डैड। तो उसने वो किताब पढ़ी, उस किताब के अंदर पढ़ने के बाद उसको पता लगा कि पैसे को मैनेज किस तरीके से करना है। तो वो बंदा जो था, वो लड़का जो था 14 साल की उम्र का, उसके पास लगभग उसके नाम पे कुछ जमीन थी, कुछ लैंड था, है ना, घर वगैरह उसके नाम पे ही था लड़के के। तो उसने उसको बेच दिया, बुक से इन्फ्लुएंस होके, बुक से मोटिवेट होके उसने वो अपने जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी वो सब बेच दी। बेच के लगभग उस पर 2.25 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ रुपए की समथिंग उसके पास अमाउंट आई। अब सुनना मेरी बात को, 2.25 करोड़ रुपए की उस पर 14 साल के एक बच्चे पे अमाउंट आई, और उसने रॉबर्ट टी कियोसाकी को एक लेटर लिखा। ये मैं आज से लगभग 20 से 30 साल पुरानी बात बता रहा हूं, जिस टाइम पे ईमेल नहीं हुआ करता था, जिस टाइम पे हम लोग कम्युनिकेशन में हम लोग इतनी इजीनेस नहीं होती थी। तो उसने एक चिट्ठी लिखी, एक लेटर लिखा, और एक लेटर लिख के भेजा रॉबर्ट टी कियोसाकी का। कुछ दिनों बाद, लगभग 3 से 4 दिनों बाद, उस चिट्ठी का रिप्लाई आया, उसका जवाब आया कि उसने चिट्ठी में लिखा क्या था। उसने चिट्ठी में ये लिखा था कि मैंने आपकी बुक पढ़ी और मुझे पता लगा जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है ना, हमारे ऊपर जो है लायबिलिटी है, तो मैंने इसलिए बेच दी उसको, मैंने उसको बेच डाला। तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? मैं आपको ब्लाइंडली फॉलो करता हूं, आप जैसा बताते हो मैं वैसा आपको फॉलो करता हूं। तो उन्होंने बोला, सिर्फ उस जो जवाब आया था वहां से सिर्फ इतना लिखा हुआ था, गो एंड ट्रेवल, ट्रेवल द वर्ल्ड, सिर्फ इतना लिखा हुआ था, ट्रेवल द वर्ल्ड। तो उस बंदे ने सोचा कि यार लगता है इन्होंने मेरे क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, लगता है मेरे क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, ये कह रहे हैं यार कि दुनिया घूमो, यहां पे मैंने सब कुछ बेच दिया अपना इनको सोच के, अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ दुनिया घूमो। यार फंडा क्या है? ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, उसने फिर दोबारा से, अब इस बार ने सोचा कि यार लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी, मैं एक बार प्रोफेशनल ईमेल लिखवाता हूं। भाई बंदा इतना बड़ा है, रॉबर्ट टी कियोसाकी जी को मैं लिखवा रहा हूं, तो एक बार उसने फिर एक बंदा हायर किया, उससे एक प्रॉपर लिखवाया, इंग्लिश में एक तरीके से लिखवाया, पूरा अच्छे से लिखवाया, फिर से उसने जो है भेजा। फिर एक हफ्ते बाद उसके बाद रिटर्न ईमेल आई, गो आउटसाइड एंड ट्रेवल द वर्ल्ड। ऑब्वियस सी बात है, जिसके कहने से उसने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी, 2.25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेच दी, अब उसके कहने से क्या वर्ल्ड को ट्रैवल नहीं करेगा, पूरे जो है दुनिया में घूमेगा नहीं क्या? तो उसने यही स्टार्ट किया। और आप सभी को बताना चाहूंगा, उस बंदे का नाम, उस बंदे का नाम है, बता दूं? चलो आप लोगों को बता ही देता हूं, उस बंदे का नाम है रितेश अग्रवाल, ओयो का फाउंडर। आज वो उस बंदा ओयो का फाउंडर है ना। तो इस स्टोरी से मैं आपको सिर्फ एक चीज बताने वाला हूं, सिर्फ एक चीज। हो सकता है आपके अपलाइन जो आपको बता रहे हैं उससे आपको रिजल्ट ना आए, हो सकता है जो आप काम कर रहे हैं उससे आपका रिजल्ट ना आए, हो सकता है आप जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं उससे आपका रिजल्ट ना आए, बट एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा आपको माइंड में रखनी है, क्या आपके जो अपलाइन है वो ऑलवेज राइट है। अगर आप अपलाइन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप अपनी सिंगल माइंड अप्रोच नहीं करते हैं, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग मीटिंग्स में ये चीज बोलता हूं, बार बार बताता हूं, और आज फिर मैं यही बात बताऊंगा, आपको अपनी सिंगल माइंड अप्रोच करनी ही पड़ेगी। शायद अगर मैं अपनी सिंगल माइंड अप्रोच नहीं करता, अगर अभिनव सर पे मैं भरोसा नहीं करता और उनकी बातों को फॉलो नहीं करता, तो आज मैं यहां तक नहीं होता। आज मैं अपनी, अगर मैं आज से 10 महीने पुराने वाली लाइफ ही जी रहा होता, 8,000 रुपए पर मंथ की नौकरी कर रहा होता, ठीक है, शायद अगर मैं आपको सर की बातों को फॉलो नहीं करता। तो आपको जो आपके अपलाइन बता रहे हैं, आपको उसको 100% फॉलो करना है। रितेश अग्रवाल के भी मन में डाउट आया होगा कि यार मेरे पे 2.25 करोड़ रुपए, मैं ऐसे कैसे बर्बाद कर लूं उनको पूरी दुनिया में घूमने के लिए। बट आज आप देखिए, उसने दुनिया में घूमा, दुनिया के होटलों में रुका, उसको पता चला कि होटलों में कितनी प्रॉब्लम है, वहीं से उसको एक फाइंड मिला, रास्ता मिला, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला कि क्यों ना मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूं लोगों को। और आज उसने ओयो जैसी मल्टीनेशनल ब्रांड जो है खड़ा किया हुआ है। आज उसका इतना टर्नओवर, आई थिंक महीने का या फिर 15 दिन का इतना टर्नओवर आता होगा। तो यही स्टोरी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। और मीटिंग में अभी खत्म नहीं हुई है, अभी एक और डायनामिक लीडर हैं जो इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, वो पटियाला पंजाब से रहने वाले हैं, वो भी डायमंड टैग होल्डर हैं। और अभी मैं उनकी पिछले 5 दिन की अर्निंग के बारे में बताऊं तो 65,000 रुपए वो पिछले 5 दिन में कमा चुके हैं इलेक्ट्रिक फायर जैसे प्लेटफॉर्म से। अगर मैं उनके एक्सपीरियंस की बात करूं, वो एक जॉब का एक्सपीरियंस भी रहा है उनके पास, बिजनेस का भी है, और इलेक्ट्रिक फायर में तो वो धूम मचा रहे हैं। तो ज्यादा डिले ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, ही इज नन अदर देन मिस्टर श्रवण ठाकुर जी को। तो श्रवण ठाकुर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो ओवर टू यू। इस आप आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, हम लोगों को गाइड कीजिए। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे इतनी शांति के साथ सुना, और आई होप जो मैंने आपको ट्रिक्स आपके साथ शेयर करी है, बताई हैं, आप उनको फॉलो करेंगे और उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो श्रवण जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ओवर टू यू। Very good morning, all of you.
थैंक यू आशीष जी, आपने वैसे बहुत ज्यादा कुछ बता दिया है, इतनी बात है नहीं है। और सबसे पहले तो बहुत ज्यादा थैंक यू देना चाहूंगा आशीष जी को इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने के लिए। इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स मुझे भी नहीं पता थे। थैंक यू आशीष जी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपकी मीटिंग सुन के ना इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया, मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं मीटिंग को। जैसे उन्होंने बताया, मेरा नाम श्रवण ठाकुर है, पटियाला पंजाब का रहने वाला हूँ। आज से तकरीबन 1 साल पहले सिस्टम को स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के कुछ रीजन थे। मैंने आज से कुछ साल पहले जॉब करी। जॉब ये सोचकर करी थी कि चलो जॉब करते हैं, लाइफ अच्छी होगी, घर के सपने पूरे होंगे। पर सच बता दो दोस्त, 2 से 2.5 महीने लगाए, सपने तो ना पूरे हुए, जरूरतें पूरी करनी भी मुश्किल हो गई। उसके बाद जॉब करते करते कुछ पैसा जोड़ा, अपनी खुद की एक कन्फेक्शनरी की शॉप खोली लास्ट ईयर फरवरी में। और जब शॉप ओपन करी तो यही सोचा था कि भाई अब पैसा होगा, अब टाइम होगा, अब दुनिया घूमूंगा। तो सच बताता हूँ, पिछले 22 साल में दुनिया क्या घूमनी है। घूमने के नाम पर कुछ जगह घूमी है, नैना देवी, वैष्णो देवी, अमृतसर, जैसे आप सभी लोग घूमते ही हैं। तो मतलब क्या था कि काम कर रहा था, दिन रात मेहनत चल रही थी, बट ना मनी फ्रीडम आ रही थी, ना टाइम फ्रीडम आ रहा था। तो मेरे फ्रेंड है, जिनको आप सभी लोग जानते हैं एज अ रूबी एसोसिएट, मिस्टर आदित्य कौशल जी, उन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया, सिस्टम के साथ ज्वाइन करवाया। और इस सिस्टम के साथ ज्वाइन करने के बाद कुछ चेंजेस आए मेरी लाइफ में। चेंजेस क्या आए हैं कि जहां मैं 6 महीने प्लान करने के बाद नैना देवी जाता था, वहीं बस 3 महीने प्लान करने के बाद मैं कभी मेघालय जाता हूँ, कभी थाईलैंड जाता हूँ, और आने वाले टाइम में मैं टर्की जाने वाला हूँ। तो आप सभी को मैं बता दूं कि मेरा 70% से अबव टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ये सब हो कैसे पाया? इन सब चीजों के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस हैं। वो रीजंस मैं आपको एज अ स्टोरी बताना चाहूंगा। तो आप उस स्टोरी में मेरा लेसन को निकालने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा लगे तो लिख लीजिएगा, ना अच्छा लगे तो सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरी जो फर्स्ट स्टोरी है, आप में से किस किसने बाज देखा है? बाज, पक्षियों का राजा, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि सभी ने देखा है, रेस हैंड हो रहे हैं लोगों के। तो बाज की औसतन लाइफ जो होती है वो होती है 40 वर्ष की। ठीक है, जब वो 40 इयर्स का होता है तो उसकी लाइफ में एक बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस आता है। उसकी जो चोंच है वो आगे से टर्न हो जाती है, उसको शिकार पकड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, खाना खाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। उसके जो पंजे होते हैं वो कहीं ना कहीं लंबे हो जाते हैं, लचीले हो जाते हैं। और उसके जो पंख होते हैं वो इतने भारी हो जाते हैं, उसके छाती के साथ जुड़ जाते हैं कि वो उनसे उड़ भी नहीं पाता। उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो ऐसी लाइफ को रखे और औरों पे डिपेंडेंट होके मर जाए, या फिर वो कुछ ऐसा करे जिससे वो और जी पाए। तो फ्रेंड्स, बाज अपना सेकंड ऑप्शन चुनता है। वो एक बड़ी सी चट्टान पे चला जाता है, वहां पर जाकर कुछ नहीं करता, अपनी जो चोंच है जो मुड़ चुकी है उसको चट्टान पे मारना शुरू करता है। बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस है। आप ये लगाओ कि जैसे अगर हमारे नाखून कोई खींच ले तो कितना दर्द होगा, तो इस प्रकार का दर्द उस बाज को होता है। पर वो रुकता नहीं, वो तब तक मारता है जब तक उसकी चोंच टूट नहीं जाती। जब वो चोंच टूटती है तो प्राकृतिक उसे दूसरी चोंच देती है। जब वो चोंच, नई चोंच आती है तो उससे वो अपने परों को छीलना शुरू करता है। जो पर छिल जाते हैं तो उसको नए पर मिलते हैं। जो उसके पंजे होते हैं उसको चट्टान पे तब तक रगड़ता है जब तक वो पूरे खत्म नहीं हो जाते। तकरीबन 3 महीने की इस प्रोसेस के बाद वो बाज एक नया बाज के रूप में तैयार हो जाता है और अपनी नई उड़ान भरने के लिए शुरू हो जाता है। और उसकी लाइफ जो 40 साल में खत्म होने वाली थी, वो उसको 30 साल और लाइफ नहीं मिलती है। मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्त, सेक्रीफाइस। आप लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो, लेकिन उसको करने के लिए आप अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस क्या कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। आज से 1 साल पहले मैंने शॉप ओपन करी थी। तकरीबन 4-5 लाख रुपए लगाया था, अपना पैसा भी लगा था, घर वालों का पैसा भी लगा था। और उसके बावजूद जब मैं इलेक्ट्रिक फायर मिली तो या तो मैं सोच सकता था कि मैं शॉप ही करूं, छोड़ देता हूँ, इलेक्ट्रिक फायर नहीं करता, या फिर ये था कि इलेक्ट्रिक फायर करता हूँ, शॉप को छोड़ देता हूँ। तो हाँ, वो पेन था एक,
कि यार नई शॉप है उसको छोड़ू कैसे, तो सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस करने का रिजल्ट क्या हुआ कि आज लास्ट एक मंथ की सैलरी तकरीबन 1 लाख हो चुकी है। तो दोस्त मैं यही कहना चाहूंगा, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है सेक्रीफाइस। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो उसके लिए सेक्रीफाइस क्या कर रहे हो, क्या आप अपना प्रॉपर टाइम दे पा रहे हो इस सिस्टम को। अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, आपने आंसर्स देने हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने ज्यादा एक्टिव इसमें बैठे हो। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, एक साल में इलेक्टेड स्पायर में एक इंसान एक आईडी से कितना कमा सकता है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ। इन 1 ईयर एक पर्सन इलेक्टेड स्पायर से कितना कमा सकता है। तो जो सबसे ज्यादा कमा रहे हैं उनका रिप्लाई सबसे पहले आ चुका है। सही 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 सही, ठीक है। तो अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आंसर मैं आपको बताऊंगा, आप बाद में रीचेक कर लेना कि आपने आंसर सही दिए या नहीं दिए थे। टर्की जाने के लिए मिनिमम कौन सा डेजिग्नेशन होना एक इंसान के लिए जरूरी है। वेरी गुड, वेरी गुड। लोगों के आंसर्स बहुत फास्ट आ रहे हैं, पता लग रहा है कि लोग जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। चलिए मैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। इलेक्टेड स्पायर में टोटल कितने डायरेक्टर्स हैं। जो इलेक्टेड स्पायर को रन कर रहे हैं, डायरेक्टर की संख्या कितनी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते ही आदित्य कौशल जी के चेहरे पे मुस्कान जरूर आने वाली है। रूबी एसोसिएट्स को जब वो रूबी एसोसिएट बनता है तो एज अ रिवॉर्ड क्या पुरस्कार दिया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन। कंपनी अभी तक टोटल कितने नेशनल ट्रिप दे चुकी है। तो जिन लोगों के फास्टेस्ट आंसर आ रहे हैं तो वो समझ सकते हैं कि उनके फास्टेस्ट आंसर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें अचीव कर चुके हैं। तो अब मैं बारी बारी से आंसर देता हूँ। एक साल में एक आईडी से आप सबसे ज्यादा 96 लाख रुपीस अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आंसर दिया था विशाल जी ने, क्योंकि वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, एक महीने में 8 लाख और 12 महीने में 96 लाख। सेकंड क्वेश्चन पूछा था टर्की जाने के लिए फर्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा चाहिए, तो वो था सिल्वर। यस, मिनिमम सिल्वर डेस्टिनेशन आपका होना चाहिए। थर्ड तक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, तो कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं। रूबी एसोसिएट को एज अ रिवॉर्ड में क्या मिलता है, डीएसएलआर। किसी ने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज डीएसएलआर। डीएसएलआर इज अ कैमरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी अभी तक कितने नेशनल ट्रिप दे चुकी है, तो आंसर है 4। अगर आप सभी के सारे आंसर सही हैं तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो। आप सभी लोग बधाई के पात्र। मैं इस चीज से बताना क्या चाह रहा था। चलिए ये आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या पैसा कमाना आसान है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या पैसा कमाना आसान है, इट इज इजी और डिफिकल्ट। कुछ लोगों के यस आंसर आ रहे हैं, किसी लोगों के नो आ रहे हैं, किसी को यस 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 सिंपल बट नॉट इजी। बिल्कुल सही, जैसे प्रवीण जी ने कहा सिंपल। यस, इट्स अ सिंपल प्रोसेस बट नॉट अ इजी प्रोसेस। एज लाइक जैसे हम सभी को पता ना कि मॉर्निंग वॉक इज अ गुड फॉर हेल्थ। इट इज अ सिंपल प्रोसेस बट नॉट अ इजी प्रोसेस। पता सभी को है बट फॉलो सिर्फ 5% लोग करते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। हम सभी को पता है, पर करता कौन है, गिन के सिर्फ 5% लोग। मतलब क्या है कि जो हमारी सक्सेस है, जैसे आदित्य जी बोलते हैं ना, सक्सेस डिमांड्स चेंज। सफलता बदलाव मांगती है, सही है। लेकिन सफलता कोई बड़े बड़े बदलाव नहीं मांगती, सफलता छोटे छोटे बदलाव मांगती है। सक्सेस डिमांड्स सिंपल चेंजेस। सिंपल चेंजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको आपके लीडर बताते हैं कि जब आप ज्वाइन होते हो तो आपको डायरी लेनी है।
मैं दावे से कह सकता हूँ कि 50% एसोसिएट यहीं पे डील हो जाते हैं, वो डायरी नहीं लेते। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि ड्रीम लिस्ट, आपको ड्रीम लिस्ट बनानी है। सर ड्रीम लिस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत है, जिनको 96 लाख ईयर का आ रहा है वो जानते हैं ड्रीम लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। पर फिर वहीं पर कुछ लोग अपना अति समझदारी वाला दिमाग दिखाते हैं, वो कहते हैं ड्रीम्स तो मेरे माइंड में है, और वो फिर भूलते रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एक इंसान को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं। तो चलिए अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप आता है कि सक्सेस होने के लिए चाहिए क्या। मैं जैसे आप कह रहे थे ना कि छोटी छोटी बातें, इसमें टॉपिक है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का रोल बहुत बड़ा है। जो लोग अभी भी ग्रुप में किसी के रिवॉर्ड आने पर, किसी के सेल आने पर रिप्लाई नहीं करते हैं, तो उन लोगों का सोचने का विषय है। क्योंकि अगर वो कहते हैं ना, किसी को अगर शासन करना है तो कहीं ना कहीं अनुशासन में रहना पड़ेगा। सही बात है ना। जो लोग अनुशासन में रहते हैं, जैसे आदित्य जी हैं, विशाल जी हैं, वो लोग अनुशासन में रहते हैं। आप कभी भी देखोगे वो विदाउट ड्रेस के नहीं बैठे होंगे, कभी भी आप देखोगे विदाउट डायरी पेन के कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे होते। यही एक रीजन है कि वो आज इलेक्टेड स्पायर में टॉप अर्नर्स में से एक है। तो वही बात है, शासन करना है तो अनुशासन में रहना पड़ेगा। अब बात आ जाती है कि क्या रीजंस है कि एक इंसान आता है और सक्सेसफुल होना चाहता है पर कर नहीं पा रहा होता। जैसे लाइक मेरा नाम श्रम ठाकुर है, मैं पंजाब में रहता हूँ, और यहाँ पर ना कुछ होता है कि गाने बहुत प्रचलित है पंजाबी सॉन्ग्स, और पंजाबी सॉन्ग्स में ना बहुत होता है कि किसी को छोटा दिखा दिया, किसी को बड़ा दिखा दिया, और लोग क्या करते हैं कि खुद को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं कि क्या मैं इतना अच्छा बोल पाऊंगा, क्या मैं किसी के आगे किसी को प्लान भी दिखा पाऊंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि प्लान लगाने के लिए इंसान तैयार होता है, दूसरा इंसान चाह रहा होता है कि भाई ये मुझे बता दे, पर हम डर रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि यार हमारा कोई अपलाइन हमारे साथ आए, हमारे साथ जाए और हमको प्लान दिखाए। तो इसके ऊपर एक छोटी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा। होता क्या है कि एक बार एक साधु होते हैं, वो किसी जंगल से जा रहे होते हैं, कि तभी देखते हैं कि एक पक्षी है वो रो रहा था। जो वो सिर ऊपर करके देखते हैं क्या कौन है ये पक्षी, तो देखते हैं कौवा। कौवा आप सभी को जानते हो, कौवा जो हरे रंग का होता है, नहीं काले रंग का होता है, बिल्कुल। तो वो कौवा वो रो रहा था। लोगों ने पूछा भैया रो क्यों रहे हो, क्या हो गया, आगे क्या दिक्कत है। तो कौवा कहता है भाई मैं काला सा, कोई मुझे पूछता नहीं, क्या भगवान ने रंग दिया है काला, काला कुरूप कर दिया मुझे। तो साधु से पूछता है भाई ठीक है बताओ कौन सा पक्षी बनना चाहते हो, मैं आपको वैसा पक्षी बना दूंगा। तो कौवा कहता है कि मुझे हंस बना दो। साधु कहता है ठीक है मैं तुझे हंस बना दूंगा, पर जा एक बार हंस से पूछ के आ क्या वो खुश है। तो कौवा भागा भागा जाता है, हंस के पास जाता है, कहता है हंस भाई क्या पक्षी हो यार आप, समुद्र में चलते हो, नदी में चलते हो, जब चलते हो नीचे पैर चलते रहते हैं, फिर भी इतने ऊपर से पता भी नहीं लगता है, क्या रंग दिया है शानदार व्हाइट कलर के। तो हंस बोलता तुझे किसने बोला, तुझे किसने बोला कि मैं खुश हूं इस बात से। कहता क्या रंग दिया ये व्हाइट, जब लोग मरते हैं तो सब लोग व्हाइट पहनते हैं, आसमान का रंग व्हाइट, मेरा व्हाइट, कभी कोई फोटो खींचता तो नजर भी नहीं आता। तो कहता भाई तू भी खुश नहीं है, कहता नहीं। तो कहता है ऐसा कौन सा पक्षी है कि जिसकी हम कॉपी कर सकें वो अच्छा होगा। तो वो कहता पैरट, तोता। तो वो लोग जाते हैं जंगल में जाते हैं, एक पेड़ पे ना बहुत सारे तोते रहते हैं, तो उस पेड़ के 3 4 5 6 चक्कर काट लेते हैं, उनको तोता नहीं नजर आता, एंड में उनको एक तोता नजर आता है। तो उनको बोलता है अरे तोते भाई मिट्टू भाई क्या जिंदगी है यार आपकी, सब लोग आपको पालते हैं, सब लोग आपको मिट्टू मिट्टू करके बुलाते हैं, आप रिपीट भी करते हो, खाने को आपको मिर्ची तो छोड़ो बादाम काजू तक दिए जाते हैं। तोता बोला ए भाई तुझे किसने बोला किस बातों से मैं खुश हूँ। कहता क्या हुआ आप खुश क्यों नहीं हो। कहता देखो तो सही मेरी तरफ, क्या रंग दिया है मुझे, हरा। आप 4 5 बार यहाँ पे घूम चुके, आपको नहीं पता लगा मैं यहाँ पर बैठा हूँ, क्या रंग दिया है, हरा, पेड़ में छुप जाता हूँ पता ही नहीं लगता है, लोग मुझसे कॉपी करवाते हैं, सोचते हैं कि वो बोले मैं भी साथ साथ बोलूं। कहते ये कोई जिंदगी है। तो कहता भाई तू भी खुश नहीं है, तो कहते फिर किसके पास जाया जाए। तो एंड में सोचते हैं चलो मोर के पास चलते हैं, मोर के पास जाते हैं,
उसे अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। अरे मोर भाई क्या जिंदगी है, नेशनल फ्लैग हो आप, लोग वेट करते हैं कब आप नाचो, कब आपकी फोटोज क्लिक करें। अरे भाई जब आप पंख फैलाते हो, मेघ में बादल आ जाते हैं, लोग तरसते हैं आपकी एक झलक पाने के लिए। मोर कहता भाई तुझे किसने बोला इन बातों से, मैं खुश हूं। कहता क्या आप भी खुश नहीं हो? कहता क्यों? कहता रुको, ध्यान से सुनो, आपको कोई आवाज सुनाई देगी। तो कुछ पैरों की चलने की आवाज उन पक्षियों को सुनाई देती है। कहते और ध्यान से सुनो, उन पैरों की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। कहता क्या चीज है ये? कहते ये शिकारी है जो मुझे पकड़ने आ रहा है, मुझे पकड़ के मुझे मारा जाएगा, मेरे पंखों को ले जाके बाजार में बेचा जाएगा। कहता काहे की जिंदगी है मेरी? तो कौवा उससे पूछता है अगर ऐसी जिंदगी है तो ऐसा आखिर हमें क्या बनना चाहिए कि हम खुश रहें? वो कहता कौवा। कहता कौवा वो कैसे? कहता सुन, तेरा दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, दुनिया का तुझसे कुछ लेना देना नहीं, तुझे किसी से कोई खतरा नहीं, जैसे मर्जी जहां मर्जी जी। जब श्राद्ध होते हैं लोग तुझमें अपना पूर्वज देखते हैं। तो क्या स्टोरी का मोरल क्या है कि भगवान ने आपको जो बनाया है दी बेस्ट बनाया है। जैसा आपने एक बार बना, भगवान ने बना दिया, वैसा किसी और को नहीं बनाया। आपकी आइडेंटिटी एक अलग आइडेंटिटी है। तो कभी भी ये मत अपने मन में आने देना कि यार ये अच्छा बोल पाता है तो ये अच्छा करेगा, ये कम बोल पाता है तो ये कम करेगा। हर इंसान का बोलने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने अपना काम शुरू किया था। अब जैसे सारा कुछ तो आशीष जी पहले बता चुके हैं, तो स्टोरी अब इस सिस्टम को एंड करते हैं, इस सेशन को एंड करते हैं। तो एंड करने से पहले फिर वही है, मेरा स्टोरीज का सारा सेशन था, एंड में फिर एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी से मीनिंगफुल स्टोरी है, मीनिंग निकालने की कोशिश करना। स्टोरी क्या है? एक गांव में एक व्यापारी था, ठीक है। उसका भगवान पे इतनी ज्यादा आस्था थी कि वो हर काम में बोलता था कि भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी। क्या होता है कि उस गांव में एक बार बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आती है तो अपने घर में जो मंदिर बनाता है वहां पे जाके बैठ जाता है। कहता है भाई मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, मेरा भगवान आएगा मुझे बचाएगा। थोड़ी देर बाद उस व्यापारी की माँ आती है, कहते बेटा चल, बाढ़ का पानी पैरों तक आ चुका है, चल चले। तो वो कहता ना माता ना, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा भगवान आएगा मुझे बचाएगा। फिर क्या होता है, माँ चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी आती है, कहती है चलो भाई, मरने का इरादा है क्या, कमर तक पानी आ चुका है चलो। कहता है नहीं, जब तक भगवान खुद नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद किश्ती वाले आ जाते हैं, सेविंग बोट्स वाले, वो अब बचाने के लिए आ जाते हैं। वो अनाउंसमेंट करते हैं, उसकी बेटी आती है, पापा चलो बाहर किश्ती आई है बचाने के लिए, चलो चला जाए। कहता नहीं, जब तक भगवान नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। पानी गले तक आ जाता है, उसका बेटा आता है, कहता पापा चलो हेलीकॉप्टर आया बचाने के लिए, चलो चले। कहता नहीं, जब तक भगवान नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। पूरा परिवार बच जाता है लेकिन व्यापारी नहीं बच पाता, वो ढीठ वहीं पर बैठा रहता है और अंत में क्या होता है, वो मर जाता है। मर जाता है, ऊपर जाता है, स्वर्ग में जाता है, भगवान के सामने जाता है, भगवान को बोलता है भगवान मैंने तुझमें इतनी आस्था दिखाई पर तूने मुझे नहीं बचाया, क्या फायदा हुआ, सारी जिंदगी में तुझसे पूजा करता रहा, पाठ करता रहा, तेरे दर पे नारियल फोड़ता रहा, क्या फायदा हुआ। भगवान स्माइल पास करते हैं, कहते इधर सामने सामने आते हैं, कस के एक थप्पड़ उसके कान पे देते हैं। कहते एक बात बता, तेरी बेटी आई, माँ आई, बेटा आया, पत्नी आई, हेलीकॉप्टर आया, बोट आया, किसने भेजा? मैंने भेजा। तू बोलता है ना भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो वो इतनी सारी चीजें तो किसने भेजी? मैंने भेजी। स्टोरी का मतलब क्या है? आप लोग कामयाब होना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, भगवान ने आपको दिशा दिखा दी है इलेक्टेड स्पायर के रूप में। अगर आप उसे फॉलो ना करो तो भगवान को दोष मत देना। तो इसी स्टोरी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा होगा तो उसको फील्ड में अप्लाई कीजिए, उड़ा देते हैं मिलके, जैसे टर्की का चल ही रहा है, बहुत लोगों का टर्की का
पूरा हो चुका है, आप लोगों के पूरा हो चुका है। ट्रस्ट कीजिएगा, अपनी अपलाइंस को फॉलो कीजिएगा। अगर आप गुड फॉलोअर्स है, मैं सच बताता हूँ फ्रेंड, अगर आप गुड फॉलोअर है तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा इजिली। लास्ट टाइम थाईलैंड का ट्रिप था और सच बता रहा हूँ सोच में नहीं आ रहा था, पर मैं गुड फॉलोअर था। आदित्य जी ने बोला कि आपको जाना है तो जाना है, जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे मैं करता रहा और विद इन 10 डेज मैंने अपना थाईलैंड का टारगेट अचीव किया था। तो आप लोग भी अपने टारगेट्स कंप्लीट कर सकते हो। जैसे भी आपकी अपलाइंस बोलती है एज इट इज उनको फॉलो करते रहिए, बहुत इजीली आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग इस समय इस सेशन में मौजूद हैं, हम सभी लोग टर्की में मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू श्रवण जी, आपकी जो आपने इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज हम लोगों को बताई। सो मीटिंग को हम लोग एंड करते हैं। बस मीटिंग को एंड करने से पहले एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों को। देखिए अभी यहाँ पर लगभग 100 पार्टिसिपेंट्स थे जो हमारे साथ बैठे हुए थे, 100 एसोसिएट थे हम यहाँ पर थे। अभी जो है 87 रह चुके हैं, है ना। तो एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, आपने पूरे फोकस के साथ सारी स्टोरी सुनी, हम लोगों को इतने प्यार से सुना, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच एवरीवन। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्या यार अभी हम लोगों ने आपको जो वैल्यू दी है, जो भी आपको चीजें बताई गई हैं, जो भी आपको ट्रिक्स बताई हैं, जो भी आपको बताया है, उसका कोई मतलब नहीं बैठता है, उसका कोई भी फ्रूटफुल नहीं निकलेगा जब तक आप इस सबको क्या नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे। देखिए हम आपसे सिर्फ दो चीजें मांगते हैं। क्या? एक संडे की ट्रेनिंग मीटिंग में आपको, संडे के जो हमारा सेशन होता है जिसमें हम लोग अपना प्लान प्रेजेंटेशन बताते हैं, उस मीटिंग में हम लोग बैठने के लिए बोलते हैं आपसे। और एक जो हमारी थर्सडे को होती है, जैसे कि आज एक ट्रेनिंग हुई है, उसमें हम लोग बैठने के लिए बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो यार देखो, आपको बैठना है और अपनी वीडियो ऑन करके बैठना ही बैठना है। और दूसरी चीज क्या, आपने जितने भी लोगों ने ना, सभी ने डायरी पे नोट किया है। देखो मैंने भी डायरी पे नोट कर रखा है, यहाँ पे बैठे हर एक बंदे ने डायरी पे नोट किया ही होगा। अगर वो सिर्फ डायरी में रखा रह गया, आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं करा। अभी मैं देख रहा था मैसेजेस सबके, हर एक इंसान के मैसेजेस आ रहे थे मेरे लिए, इतनी अप्रिशिएट बातें बोली, सबने अप्रिशिएट किया कि सर हमें बहुत अच्छा लगा, आज तक नहीं सुनी, बहुत अच्छी ट्रिक है, हम इसको करेंगे। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो इतनी सारी विशेष का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर आप इसको फॉलो करने के बाद अगली ट्रेनिंग मीटिंग में आप अपने आप को अनम्यूट करके ये बताएंगे कि आशीष सर आपने मुझे बताया था, इससे मेरा ये रिजल्ट आया, तो मैं अपने आप को अपने से ज्यादा खुशनसीब इंसान और किसी को नहीं समझूंगा। तो आप सभी को इस मीटिंग को एंड करते हुए मैं ये बताना चाहूंगा, जो आपको बताई गई है ट्रिक्स है, आप इनको अप्लाई कीजिए और सही समय का इंतजार कीजिए। और आप जैसे भी हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतने प्यार से हमको सुना। और इतना कह के मैं अपने इस सेशन को खत्म करने वाला हूं, करना चाहता हूं। सो थैंक यू एवरीवन।